अब हमने इस यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। और फ्लूइड डायनामिक्स में यहाँ पर जैसा सॉलिड्स में होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आया समझ में? वर्क एनर्जी पावर के टाइम अपन लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना, जब फ्लूइड मोशन में होता है तो वो पार्टिकल जैसा होता है। जैसे अगर मान लीजिएगा मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट करा तो उसका पाथ कैसा होगा, ऐसा, है ना? आया समझ में? उस समय R इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। H इज इक्वल टू क्या होता है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपको पता है। अगर मैं यहाँ से एक पाइप लेता हूँ और वो पाइप में लिक्विड फ्लो होता है और उसको ऐसे होल्ड करता हूँ तो उसका भी पाथ कैसा होगा, लाइक पैराबोलिक। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट लगते हैं। द डिफरेंस इज व्हाट कि एक सॉलिड बॉडी में गिवन बॉडी को हम मोशन देते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड जो है वो विथ टाइम चेंज होता है, उसका मास जो है वो विथ टाइम चेंज होता है। आया ना समझ में? अगर मान लीजिएगा कि हम एक बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, वो बॉडी अंडर ग्रेविटी ऊपर जाकर रिटर्न होती है, तो वैसे ही पानी को भी आप पाइप से ऊपर फेंकोगे तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे वो ऊपर जाएगा। ऊपर कब तक जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती तब तक वो रिटर्न होता है। तो डिफरेंस क्या है कि बॉडी में गिवन बॉडी होती है और लिक्विड में क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। लिक्विड में क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। तो लिक्विड की केस में एक चीज और आ जाती है, क्या आ जाती है, टाइम, क्योंकि वहां पर मास विथ टाइम बढ़ेगा। आया ना समझ में? अगर मान लो 2 सेकंड में किसी जगह से 2 लीटर पानी फ्लो हो रहा है तो 10 सेकंड में कितना होगा, 10 लीटर, है ना? सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर मास जो है वो किसका फंक्शन हो जाता है, टाइम का। बाकी का सेम कंसेप्ट होते, बाकी के सेम कंसेप्ट होते। तो कुल मिलाकर फ्लूइड में क्या लगता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किसका रिप्लेसमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मास का। बर्नौलीज थ्योरम किसका रिप्लेसमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो मैं समझाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आइडियल फ्लूइड हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, एक ऐसा फ्लूइड जो कि नॉन कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। नॉन कंप्रेसिबल का मतलब है उसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, जीरो होती है। उसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो कि नॉन विस्कस होता है, यानी ईटा क्या होता है, जीरो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड इसका डेंसिटी कांस्टेंट और ईटा जीरो, है ना, नॉन विस्कस होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ जो है हम लोग अपनी डेली लाइफ में लेते हैं कि अगर मान लो कि हम हमारे टेरेस को क्लीन कर रहे हैं, धो रहे हैं पानी से, है ना। तो पानी से धो रहे हैं और हमें एक जगह रहकर दूर तक पानी फेंकना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप को थंब लगा देते हैं, है ना। जितना ज़्यादा हम पाइप को कवर करते हैं थंब से, उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ओपनिंग क्या होता है, कम होता है, और उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी से पाइप से लिक्विड बाहर निकलता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है कि यह पाइप है, इसमें ये पाइप कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है। इसमें अगर एक लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, और लिक्विड कौन सा है, आइडियल लिक्विड, ठीक है। तो जब ये आइडियल लिक्विड यहाँ से फ्लो होता है तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी V2 है। तो A1 V1 और A2 V2 ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इनफैक्ट अगर मान लो कि इस सेक्शन पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और फ्लो की वेलोसिटी क्या है, V है। आया ना समझ में? तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A इंटू V, दैट इज द कांस्टेंट। ये होता है, इसका स्टेटमेंट जो है वो मैं बताता हूँ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके हिसाब से whenever an ideal fluid flows through a pipe of non-uniform area of cross section, then the product of area of cross section and speed of flow
रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप। समझ गए? जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पे फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया वहां पे फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का अगर आपको प्रूफ एग्जाम में आएगा, बोर्ड्स है आपकी, है ना, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो तुम लोग, तो ये डेरिवेशन आएगा। और ये डेरिवेशन आएगा तो बहुत ही सिंपल है, और वो यह है कि जितना लिक्विड एंटर कर रहा है पाइप में कितने सेकंड में, एक गिवन सेकंड में या 1 सेकंड में या डेल्टा टी सेकंड में, उतना ही पानी, उतना ही लिक्विड किसी दूसरे सेक्शन से लीव करेगा उतने ही टाइम। आया समझ में? क्यों? क्योंकि लिक्विड का बीच में ना तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और नहीं लिक्विड ऐड हो रहा है। आया समझ में? आने वाला पल जाने वाला है, यानी आने वाला लिक्विड उतने ही टाइम में जाने वाला है। यूं मत बोलना आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जितने पल में आने वाला है उतने ही पल में जाने वाला है ना, इसलिए पल पल दिल के पास। चलो, तो कुल मिलाकर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। तो मास ऑफ लिक्विड इंटर्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन एम इन डेल्टा टी टाइम, इससे आने वाला फ्लूइड कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। लेंथ किसके बराबर होगी, v1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो, बस। और मास ऑफ लिक्विड लीविंग थ्रू द सेक्शन एन इन डेल्टा टी, दैट इज अगेन मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। लेंथ ऑफ द लिक्विड जो वहां से फ्लो होगा डेल्टा टी टाइम में, वो किसके बराबर होगा, v2 डेल्टा टी रो, है ना। अब उसके बाद में सिंस दिस इज नो, देयर इज नो सिंक एंड सोर्स ऑफ द लिक्विड बिटवीन एम एंड एन, गॉट इट। तो यहां पर आने वाला लिक्विड जो इसमें इंटर कर रहा है पाइप में, यहां से कितने टाइम में, डेल्टा टी सेकंड में, उतना ही लिक्विड लीव करेगा, है ना। आया समझ में? यानी बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। नहीं समझे? तो कुल मिलाकर यहां पर m1 इक्वल टू क्या आएगा, m2। आया समझ में? अब m1 बराबर ये है, m2 बराबर ये है, ये दोनों निपट गए, है ना। तो क्या आया, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर आवाज नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के कंसेप्ट्स और बिल्ड करता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पर लिक्विड ऐसा फ्लो हो रहा है, बेटा, गॉट इट, ध्यान से समझना। इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a1 है, इधर का क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, a2 है, इधर की फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v2, इधर की फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v1, और ये दोनों पाइप मर्ज होकर ऐसे आगे बन रहे हैं। इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a3, इधर की फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v3। तो इस तरह से ऐसा नेसेसरी नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप हो। ऐसा भी चीज हो सकता है जहां पे मल्टीपल पाइप का जंक्शन है। आया ना समझ में? और मल्टीपल पाइप्स का जंक्शन आता है तो हमें क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जब मैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊंगा मित्रों यहां पर, तो क्या होगा, आने वाला प्लस जाने वाला माइनस, म्हणजे व्हॉट, a1 v1 प्लस a2 v2 माइनस a3 v3 इक्वल टू 0। समझे? तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, सिर्फ इतना ही लगाना है दोस्त। कहीं एक जगह तुझे क्या दिया जाएगा, वेलोसिटी नहीं दिया जाएगा, बाकी सब इंफॉर्मेशन देंगे। तो क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, उस अननोन को निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल। अगर मल्टीपल पाइप्स जो है एक जंक्शन पर मिल रहे हैं, अगर मान लेते हैं
ठीक है, इधर से लिक्विड आ रहा है, इधर से लिक्विड जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, वेलोसिटी V1 है, A2 है, वेलोसिटी V2 है, A3 है, वेलोसिटी V3 है, A4 है, वेलोसिटी V4 है, A5 है, वेलोसिटी V5 है। आया समझ में? आने वाले इक्वल टू जाने वाले, ऐसा भी कर सकते हो, आने वाले इक्वल टू जाने वाले। तो आने वाले कौन? A1 V1 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4 इक्वल टू A2 V2 प्लस A5 V5, है ना? कोई तफलीक नहीं है, बिल्कुल भी इजी है, बिल्कुल भी, हाँ एक ही बात है, बिल्कुल भी इजी है, बिल्कुल इजी है ना? अब उसके बाद में इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो है डीप। डीप ऐसे ही होता ना कि DIP होता है, बराबर है? अच्छा, गहराई अच्छी है आप लोगों की। डीप वाटर runs slowly in a river। एक नदी का गहरा पानी ऑलमोस्ट स्लो रन होता हुआ है, ऑलमोस्ट एकदम शांत दिखाई देता है। डीप वाटर रन स्लोली। तो अगर एक रिवर है ना, वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और आगे जाकर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। आया ना समझ में? तो यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, V1, और यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, V2, और V1 क्या होगा, V2 से कम होगा। तो डीप वाटर रन स्लोली, है ना? एक और मस्त कंसेप्ट है इसमें, एक और मस्त कंसेप्ट है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना? ध्यान से देखना। आप लोगों ने अगर अपने घरों में पानी निकलते हुए देखा होगा, अगर आप मान लो कि 3rd फ्लोर पे रह रहे और टंकी जो है वो कौन से फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे, है ना? आपने पानी हाथ धोने के लिए नल को ओपन करा, तो वो पानी का फ्लो कैसा होता है जब वो टैप से निकलता है ना? एक होता है इस तरह से पानी बाहर निकलता है ना, पान से तेरे घर पे ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ये पूरा कंटिन्यूशन है ना। तू नहाता होगा तो शायद ऐसे ही निकलता होगा शावर, है ना, इसीलिए इतना क्लीन दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई बोलेगा कि सर हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा आता है ना, रंगीला रे, ठीक है, आया समझ? पानी भी ऐसा हो। फिर कौन सा वाला करेक्ट, ABCD, ओके। तो कुल मिलाकर पानी जब किसी टेप से निकलता है, यहाँ पर ये पानी की बोतल जो है ना, इससे भी मैं पानी गिराऊंगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। आप उसको देखोगे ना तो ऐसे ही गिरेगा, देखना, ठीक है। आया समझ में? वो नेरो होता जा रहा है, नीचे नीचे क्या हो रहा है, नेरो होता जा रहा है। और क्यों होता जा रहा है ना? अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर रेडियस क्या है, R, ठीक है। जब वो नीचे जा रहा है तो यहां पर अंडर ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी गिर रहा है ना। पानी को मैंने तो रिलीज करा था, नीचे गिरा तो उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड क्या है बेटा, u है, ये एज हाइट गिर चुका है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये करेक्ट।
अब करेक्ट है तो एज हाइट गिरने के बाद में वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना होगा, अगर वो निकालना भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। आया बेटा समझ में? तो उसके लिए अपन क्या करेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी निकालेगा। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगेगा। गॉट इट? यानी वेलोसिटी क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गई। यहां पर a1 v1 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, a2 v2। a1 कितना है रे, पाई आर स्क्वायर। इधर की रेडियस कितनी हो गई, r0। तो v1 कितना है u, a2 कितना आया, पाई इंटू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2g। समझा? अगर इनिशियली जहां से निकल रहा है उसकी वेलोसिटी 0 दी जाती है तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ गई, म्हणजे रेडियस क्या हो गई, कम हो गई। तो ये न्यूमेरिकल में आते हैं, नहीं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो दो बनते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर। वन इज द डीप वाटर रन स्लोली, है ना। सेकंड जो है ये पाइप का। पाइप में एक और चीज आ जाती है कि अगर वो लिक्विड एज हाइट गिरा तो वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या होगी, रेडियस क्या होगी, और वो नेरो होता जाता है। कब तक, जब तक इसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है। अगर फ्लो की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती तो फिर डिस्टर्बेंस आता। आपने देखा होगा कि थोड़ी ज़्यादा होने पर वो थोड़ा शेकी हो गया था। ओके, अब इसके बाद में अपन आपको सिखाता है बर्नौलीज थ्योरम। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के मैंने प्रॉब्लम्स किस तरह से आते हैं उसके बारे में बताया। अब अपन आपको सिखा रहा है कौन सा थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। ओके, आया समझ में? बर्नौलीज थ्योरम क्या बताता है कि किसी लिक्विड का जो फ्लो होता है, किसी लिक्विड का कौन से लिक्विड का, किसी आइडियल लिक्विड का जब फ्लो होता है किसी नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पाइप से, तो उस लिक्विड के हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। अरे इसके पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किस पर बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पर ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर वो क्या बोल रहा है, जैसे अगर मैं ये बोलता हूं कि इस चीज को मैंने गिराया तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी थ्रू आउट द मोशन, कांस्टेंट। डिक्रीज क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे जाएगा। इंक्रीज क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी किसने दी, पोटेंशियल एनर्जी के लॉस। आया ना समझ में? अगर कोई पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, अगर वो पाइप का लिक्विड ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आया ना समझ में? लेकिन लिक्विड है बेटा, तो लिक्विड में एक चीज अलग आ जाती है, और वो क्या आ जाता है, टाइम। क्योंकि मास जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है वो विथ टाइम वेरी होगा। अगर जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मास फ्लो होगा ना। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी और केयर करने की है। दूसरी बात कि यहाँ पर एनर्जिया, क्या एनर्जिया कितनी होती है, एनर्जीज कितनी होती है यार, एनर्जीज होती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वन मोर एनर्जी दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। आया ना समझ में? तो जब कोई नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पाइप में लिक्विड फ्लो होता है तो उसकी फ्लो के हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी म्हणजे प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन कौन सा लिक्विड फ्लो होना चाहिए, आइडियल। तो दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। तो इसके पेरेंट्स को पहले से ही पता था। क्या करेगा, ये नालियों पे एक्सपेरिमेंट करेगा। ऐसा चीजें कहाँ पर कर सकते थे, आया ना समझ में? अलग अलग पाइप्स है ना, पाइप्स में लिक्विड के फ्लो का देखना पड़ेगा कि हाँ लिक्विड ऊपर जा रहा है, नेरो हो रहा है, पाइप ब्रॉडर हो रहा है ना। और उसमें एनर्जी को क्या करना, बर्न करना। ऐसा ही इससे पेरेंट्स को पहले ही पता था कि नालियों में एक्सपेरिमेंट करेगा, तो इसके नाम के आगे क्या लगा दिया, बर्नौली, है ना। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं अपने, जिनके काम जो है वो वैसे ही थे,
सॉरी नाम वैसे ही थे, इसके पहले मैंने बताया होंगे और भी। तो बर्नौली यानी इसने इन पे एक्सपेरिमेंट करा। तो कुल मिलाकर बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लिखिए, व्हेन एन आइडियल फ्लूइड flows through a pipe of non-uniform area of cross section. When an ideal fluid flows through a pipe of non-uniform area of cross section, then sum of all energies, sum of all energy यानी क्या, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी remains constant throughout the pipe. समझ गए? जब कोई नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पाइप में कोई लिक्विड, कौन सा लिक्विड, आइडियल लिक्विड फ्लो होता है, तो पाइप के हर एक पॉइंट पर सम ऑफ ऑल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इट इज लाइक कि इसको मैंने ऊपर थ्रो करा तो मोशन के हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट। अब ये जो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे पास में आया था, है ना, ओके, इस स्टेटमेंट को अपन क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ये बोर्ड्स में आएगा बेटा, स्टेट बोर्ड जिसका है उसके लिए एक एक शब्द जो है ना वो अभी से ही समझ के कर लो, है ना, बात का बाद में आओगा। प्रूफ, गॉट इट? तो दोस्त प्रूफ ये है कि हम ऐसा एक पाइप बनाया है, आया ना समझ? ये पाइप ऐसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है ना, लिक्विड फ्लो हो रहा है, और लिक्विड किस में है बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो में। ये क्रॉस सेक्शन ए में, ये क्रॉस सेक्शन ए है ना, लाइक इसकी हाइट कितनी है बेटा, h2 है। यहाँ पे पाइप की हाइट ग्राउंड से क्या है, h1। यहाँ पे डेंसिटी क्या है, रो है। यहाँ पे भी डेंसिटी क्या है, रो है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v1 है। यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v2 है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a1 है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a2। गॉट इट? तो मैंने एक स्पेसिफिक लिया है कंसेप्ट, तुमको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि पाइप सर ने ऐसा लिया है जो आगे नेरो हो रहा है और उसकी हाइट बढ़ रही है। नेरो होगा तो क्या होगा, v2 इज ग्रेटर देन v1। आया ना समझ? यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ गई। जब लिक्विड यहां से यहां तक आया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी, लेकिन किसकी कॉस्ट पर, किसने वर्क करा, प्रेशर एनर्जी ने वर्क करा। आया समझ? लिक्विड आगे ऊपर तब तक नहीं जा पाता जब यहां पर प्रेशर ज्यादा नहीं होता। भाई लिक्विड को यहां से वहां तक पहुंचाने के लिए कौन एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, वाई, वो विच, प्रेशर।
यानी यहाँ पर लिक्विड को इंटर कराने के लिए प्रेशर एनर्जी वर्क करती है, प्रेशर वर्क करता है किसके ऊपर, फ्लूइड पर। लेकिन जब लिक्विड यहाँ से निकल जाता है तो फ्लूइड प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके बाहर निकलता है। तो ये लैंग्वेज ध्यान रखना, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बात नंबर 1। दूसरा कि अगर आप इसी कंसेप्ट को कोई सी भी बुक में देखोगे ना तो लैंग्वेज इतनी प्रॉपर नहीं है, मैंने देखा हुआ है। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से समझो, क्योंकि जब मैं समझा रहा हूँ तो वो चीज़ें मैं आपको एक एक लिखा कर भी दे रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। तुम बुक जाकर देखोगे ना तो आपको पता गिरेगा कि उन्होंने इतना क्लियर नहीं करा। आया समझ में? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अभी यहाँ पे कंसेप्ट तो समझ में आ गया है ना। एग्जैक्टली यहां पर आपको प्रूव क्या करना है पता है। यहां पर प्रेशर है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि सर काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर क्यों हो गई, है ना। ये तो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। सर पोटेंशियल एनर्जी mgh के बजाय रो gh कब से होने लगी बेटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, लेकिन मास किसका फंक्शन है, टाइम। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो पर यूनिट वॉल्यूम। भाई रो जी एच कब आएगा, जब एम की जगह क्या होगा, मास इज इक्वल टू वी रो जी एच होगा। और पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वी करेंगे तो रो जी एच हो जाएगा। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, मास की जगह वी और रो करा और पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो रो। और प्रेशर एनर्जी किसके बराबर होती है, तो प्रेशर एनर्जी होती है P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, P। तो आपको मैंने क्या कहा था, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों एनर्जियां क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है। तो द सम ऑफ ऑल दिस थ्री एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये मुझे प्रूव करना है। गॉट इट। अब इसको हम स्टेप नंबर 1 लेते हैं। यहां पर स्टेप नंबर 1 में हम लोग लेते हैं कि फोर्स exerted by pressure on fluid at cross section M, that force is equal to F1 is equal to क्या होगा, P1 into A। This is the force exerted by pressure energy on the fluid at cross section M, है ना। ठीक है, कुल मिलाकर वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी किसके फॉर्म में अपीयर हो रहा है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जैसा दिखाया गया है। अब वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, जब वो एम पे थी कौन, फ्लूइड, तो प्रेशर एनर्जी जो है वो ज़्यादा थी और उसने वर्क करा, किस पे वर्क करा, प्रेशर एनर्जी ने फ्लूइड। तो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी ऑन फ्लूइड एट क्रॉस सेक्शन एम पर सेकंड। पर सेकंड क्यों बेटा, क्योंकि मास 1 सेकंड। तो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन एम
इज इक्वल टू W1 आएगा, वो क्या होगा, फोर्स F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 सेकंड में, V1। तो वो किसके बराबर आया, P1 A1 V1। गॉट इट, P1 A1 V1, समझ गए। सिमिलरली फोर्स exerted by fluid against pressure at cross section n, that force is F2। F2 is equal to क्या होगा, P2 into E2। देखो जब लिक्विड ने यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था तो इंटर करवाने में प्रेशर ने फ्लूइड पर वर्क करा। जब लिक्विड यहाँ पर पहुँच गया तो वो बाहर निकल रहा है, तो फ्लूइड क्या कर रहा है, उस जगह के प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके बाहर निकल। अगर फ्लूइड के पास में एनर्जी नहीं होगी तो वो क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्लूइड उस जगह के प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके बाहर निकल गए। समझ में आया। तो यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड अगेंस्ट द प्रेशर एट क्रॉस सेक्शन एन इज दिस, है ना। तो वर्क डन बाय फ्लूइड अगेंस्ट pressure energy at cross section n, that work done is W2 is equal to what, F2 into at cross section n पर सेकंड लिखना बहुत जरूरी है। पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज V2, यानी ये क्या आ गया, P2 A2 V2। तो वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी ऑन द फ्लूइड एंड वर्क डन बाय द फ्लूइड अगेंस्ट द प्रेशर एनर्जी, ये दोनों आ गए। अब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, मास ऑफ लिक्विड enters through m per second is equal to leaves through n per second। 1 सेकंड में मास ऑफ लिक्विड जो इंटर होगा वो होगा A1 V1 वॉल्यूम इंटू रो इज इक्वल टू A2 V2 इंटू रो इज इक्वल टू एम लेट कर। यहाँ पर एम इज नॉट मास इन ए गिवन टाइम, इट इज इन अ 1 सेकंड। समझ में तो इतना चीज जो है वो समझने के बाद में, सीखने के बाद में, देखने के बाद में हम ये बोल सकते हैं कि नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी ऑन फ्लूइड पर सेकंड। जब वो लिक्विड एम से एन तक गया तो नेट वर्क डन कितना हुआ, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, W1 माइनस W2, क्योंकि वर्क डन बाय एंड वर्क डन ऑन, है ना। तो ये दो इसका माइनस होगा, तो यानी क्या होगा, ये P1 A1 V1 माइनस बोल P2 A2 V2। A1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, m बाय रो माइनस A2 V2 क्या होगा, m बाय। तो नेट वर्क डन बाय द प्रेशर ऑन द फ्लूइड in 1 second is equal to P1 minus P2 into in the bracket m by rho। अब जो ये वर्क हो रहा है वो किसके फॉर्म में अपीयर हो रहा है, तुम जो काम कर रहे हो वो किसके फॉर्म में अपीयर होगा, तुम्हारे रिजल्ट के, है ना। इसके 223 आए, तेरे 126 आए, हाँ 80, ठीक है, अच्छा है, 180 भी अच्छी बात है, शाबाश, ठीक है।
आगे समझ में? तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो फ्लूइड वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड। बता, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड क्या होगा, हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। गॉट इट? इंक्रीज इन फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, mgh2 माइनस mgh1। पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ गई ना, समझ गई? ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूं, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, नेट वर्क डन बाय प्रेशर ऑन फ्लूइड पर सेकंड इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड। गॉट इट? आया ना समझ में? और नेट वर्क डन क्या होगा, P1 m बाय रो माइनस P2 m बाय रो इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। m एक दूसरे को निपटा गए। तो क्या आया, P1 बाय रो प्लस 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 हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh1 इज इक्वल टू P2 बाय रो प्लस हाफ v2 स्क्वायर प्लस gh2 इसमें रो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। ये क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखिए ये प्रूफ है। आया समझ में? ये सारी क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। ये क्या कहलाती है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, है ना? क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी यानी पीवी, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, है ना? और अगर हम यहाँ पर सब में किसका डिवाइड कर देते हैं, रो जी का, इस फॉर्मूले में, तो क्या आता है, P1 बाय रो जी प्लस हाफ V1 स्क्वायर अपॉन जी प्लस H1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 बाय रो जी प्लस हाफ V2 स्क्वायर बाय जी प्लस H2। ये भी क्या है, कांस्टेंट। इस चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल हेड, इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड, और इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। तो सम ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड, ये क्या होगा, कांस्टेंट। इसके नाम दिए हैं उसने, ये क्या दिया है, पोटेंशियल हेड। ये कौन सा हेड है, प्रेशर हेड, और ये है काइनेटिक हेड। तो सम ऑफ ऑल हेड्स
is constant. In short, what is the Bernoulli's theorem? Bernoulli's theorem को हम किस तरह से ध्यान रखेंगे? तो हम बोलेंगे P plus half rho v square plus rho g h equal to constant. किसी पाइप, अगर पाइप में एज क्या होती है? सेम रहती है थ्रू आउट द पाइप. क्या बोला? अगर हाइट, पूरा पाइप एक ही हाइट का, अभी मैंने ऐसा पाइप लिया था ना, उसको ऐसा खींच दो तो एज क्या होगी? सेम होगी. तो क्या होगा? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट. यानी अगर मान लो कि फ्लो में प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. एक ही बात बोली, समझा? तो इस तरह से जब दो चीज़ों में हमें देखा जाता है, तो अगर मान लो कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पर इफेक्ट होगा डायरेक्टली, अगर एरिया हाइट सेम रहती. तो दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम. इसमें तीन चीज़ों को हमें डील करना होता है, प्रेशर को, वेलोसिटी को और हाइट को. हाइट बढ़ेगी तो बाकी की दो चीज़ों पे इफेक्ट उसका किस तरह का होगा वो हमें देखना पड़ता है. इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है और एप्लीकेशंस पे पूरा की पूरा एक लेक्चर जो है वो लग जाता है ना. अभी आपको बर्नौलीज थ्योरम समझ में आया? दिमाग में इतना घुसा लीजिए, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अगर प्रेशर बढ़ता है ना, तो क्या होगा? वेलोसिटी और हाइट इसमें कुछ न कुछ कमी आ सकती. ये तीन चीज़ें हम श्योरिटी से एक साथ नहीं बोल सकते, लेकिन उसको समझोगे तो ज़्यादा टफ नहीं है. तो मैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इसके बाद में समझाऊंगा. अभी आप बर्नौलीज थ्योरम को पूरा एब्जॉर्ब करो, ठीक है? एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में आता है मैग्नस इफेक्ट, वेंचुरी मीटर, वेलोसिटी इफलक्स, पीटोट ट्यूब, साइफन है ना. एरोडायनामिक शेप है ना, एयरफॉइल बोलते हैं इसको. एयरफॉइल है ना. एंड बहुत सारे और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. ये बहुत बड़ा पार्ट है किसका? एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. आप लोग घर जाकर अगर प्री रीडिंग करोगे ना, तो ये अगले दिन जो है बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना. अब मैग्नस इफेक्ट, वेंचुरी मीटर, है ना, ये सब किसके ऊपर बेस्ड है? बर्नौलीज थ्योरम. अगर हम कभी क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉलिंग कर रहे हैं, तो बॉलिंग करने में बॉल को एयर में उसके पाथ से डिफरेंट पार्ट पर ले जाना, क्योंकि जब हमने किसी बॉल को थ्रो करा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री अपने को डिसाइडेड होती कि हाँ इसका पाथ पैराबोलिक होगा और ये यहाँ पर आकर गिरेगी. लेकिन बॉल जो है जहाँ पर गिरने वाली होती है वहाँ पर नहीं गिरते हुए उसके पहले या बाद में गिर जाती, और उसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट. यानी एज यूजुअली हमारा अगर एक बॉल को सीधे थ्रो करेंगे तो वो जहाँ पे टप्पा खाना चाहिए ज़मीन पर आकर, वहाँ पर नहीं, किसी दूसरे पॉइंट पर टप्पा खा जाता, उसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट. एयर में स्विंग होती.
ओके वो एक अलग बात होती है कि टप्पा खाने के बाद में सीम जो है वो जहाँ पर गिरती है उससे वो इन कटर या आउट कटर हो जाती है, वो अलग है ना। आया समझ में। क्रिकेट हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आता, है ना। आया समझ में। तो अगर हमने क्रिकेट में लगान मूवी भी देखी हो, है ना, अब वो लगान में जो है वो आमिर खान का जो फेवरेट पर्सन रहता है बॉलिंग में वो रहता है कचरा, है ना। और वो कचरा जो है उसको वो शुरुआत में बॉल दे देता है। अब शुरुआत में बॉल देता है तो लगता है कि उसका दिन अच्छा नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, टेक्निक की कमी है। जब हम पहली बार खेलते हैं, जब हम पहली बार एग्ज़ाम देते हैं ना, तो टेक्निक की कमी होती है, हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं और गलतियां करना शुरू करते हैं। तो उसने वो गलती जो है वो टेक्निक्स की, क्योंकि प्रैक्टिस कम हुई होती तो वो करी हुई होती है। जितनी प्रैक्टिस करते तो हमें हर बार प्रैक्टिस में नई नई गलतियां निकल कर आती है, और वो गलतियों को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, एक टेक्निक्स का एक असेट खड़ी हो जाती है। तो क्या होता है कि वो बॉलर जो है वो पहले कुटाता है, क्योंकि उसकी बॉल जो है वो जैसी अभी तक उसका जो कॉन्फिडेंस था वो उस हिसाब से नहीं जाती है। उसका कारण है कि बॉल जो है वो पुरानी नहीं हो। जब बॉल पुरानी होती है और उसके बाद में उसको हटाना पड़ता है बॉलिंग से, फिर उसके बाद में एक बार फील्डिंग में उसके हाथ में बॉल आती है, वो बॉल पकड़ता है और वो थ्रो करता है। अब वो देखता है अभी अभी क्या हो गया इसको, पहले टर्न नहीं हो रही थी और अभी टर्न हो गई, तो फिर उसको बॉलिंग पे लगाते और वो मैच का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो कुल मिलाकर बॉल कैसे टर्न होती है और पुरानी बॉल क्यों टर्न होती है, तो क्रिकेट में जो लेदर बॉल होती है उसको बॉलर जो है या सारे प्लेयर्स जो है जो फील्डिंग करनी है वो एक तरफ से उसको स्मूथ रखते हैं और दूसरी तरफ से क्या होता है, रफ होती है। तो पुरानी बॉल जो है उसका हाफ पार्ट जो है ना, सीम का एक तरफ का भाग जो है वो क्या होता है, स्मूथ रहता है, और दूसरी तरफ का पार्ट जो है वो क्या होता है, रफ रहता है ना। तो ये बॉल हो गई, ये सीम हो गया, यहाँ वाला पार्ट क्या होगा, स्मूथ, और यहाँ का पार्ट क्या होता है, रफ। तो जब ये स्मूथ और रफ होने के बाद में अगर हम बॉल को ऐसे थ्रो करते हैं तो बॉल क्या होती है, एयर में समरसोल्ड करती है, और उस समरसोल्ड होने के कारण जो है कुछ क्या होता है, एयर का वेरिएशन आ जाता है। एयर जो है वो एज यूजुअल जैसी रहती है ना वैसी नहीं रह पाती। आपको समझाता हूँ। हमेशा एक बात बोली जाती है कि क्रिकेट में हम जब बॉलिंग करते हैं तो स्पिनर्स जो है वो एयर के का भी एडवांटेज लेते हैं और एयर के अगेंस्ट बॉलिंग करने का भी एडवांटेज। कई कई बार क्या होता है, कोई बॉलर जो है उसका किसी एक में अच्छा कंट्रोल रहता है, इसलिए उसका एंड भी बदला जाता है कि इस एंड के बजाय उस एंड से जाओ, क्योंकि एक एंड में एयर आपका सपोर्ट कर रही होती है और एक में आप एयर के अगेंस्ट बॉल कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ इससे समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मैग्नेस इफेक्ट। वी आर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मैग्नेस इफेक्ट। तो लेट एयर जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में बह रही है, मंद मंद हवा बह रही है ना, ये एयर आ रही, गॉट इट, समझो। ये एयर ऐसे ऐसे नहीं बहेगी, कब, जब बॉल आएगी तो बॉल तुम्हारी घूमती हुई आ रही, इतनी बड़ी बॉल बताई, अब ये बॉल कैसी घूम रही दोस्तों, ओमेगा एंगल, क्योंकि इस आप सीधे नहीं फेंक रहे हो रे, सीधे फेंकोगे तो जहां पे गिरना वहां गिरेगी, आप ऐसे फेंको, स्पिन करते, है ना। एक लड़का था पिछले साल, वो जब भी उसको मैं देखता तो हाथी ऐसे घुमाता, है ना। आया समझ, क्रिकेट इतना ज़्यादा दिमाग में चढ़ गया। ठीक। अब क्या है कि जब हम ऐसे बॉल को फेंकेंगे तो वो ऐसे स्पिन करते हुए ऐसे भी जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी घूमती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी प्रैक्टिस किस तरह से। आया समझ में। तो ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो जो ऊपर वाली भी है ना बेटा, वो क्या हो जाती है, इधर की तरफ आ जाती है, गॉट इट।
जो स्ट्रीम लाइंस है वो क्या हो जाती है, एसी हो जाती है, समझा रहे? जो स्ट्रीम लाइंस है वो एसी हो जाती है, समझा रहे? जो स्ट्रीम लाइंस है वो एसी हो जाती है, और यहाँ की स्ट्रीम लाइंस क्या हो जाती है, एसी। समझ गए? तो यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस क्या हो गई, बिलो द बॉल क्या हो गई, स्ट्रीम लाइन डेंसर। अबोव द बॉल स्ट्रीम लाइंस क्या हो गई, रेयर। समझ में? अब अगर इस पॉइंट पे फ्लो की वेलोसिटी v है, इस पॉइंट पे फ्लो की वेलोसिटी v है, मैं इसको एक क्या लेता हूं, पाइप लेता हूं। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ज्यादा, फ्लो की वेलोसिटी v है। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम, तो फ्लो की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके हिसाब से यहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, v प्लस डेल्टा। यहां पे प्रेशर क्या है, p। ये दोनों सेम हॉरिजॉन पर बर्नौलीज थ्योरम लगाऊंगा, है ना। ये पॉइंट है m, ये पॉइंट है n, ये पॉइंट है m1, ये पॉइंट है n1। तो एग्जैक्टली इतना एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं देता, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं। हम बर्नौलीज थ्योरम कहाँ पे लगा रहे हैं, इस पर और यहाँ पर, ये दोनों सेम हॉरिजॉन पर है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नहीं है, काय में चेंजेस है, यहाँ पर वेलोसिटी कम, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा। p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो गया, कम। यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, p माइनस डेल्टा। यहाँ पर प्रेशर p, यहाँ पर वेलोसिटी v। यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस क्या हो गई, रैरर हो गई, तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। वेलोसिटी कम हो गई तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाए। तो ऊपर बॉल के ऊपर प्रेशर P प्लस डेल्टा P, नीचे प्रेशर P माइनस डेल्टा P। तो यहां पर क्या होगा, एक एडिशनल फोर्स लगेगा अपार्ट फ्रॉम mg, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, 2 डेल्टा P इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेशर P प्लस डेल्टा P है, नीचे प्रेशर क्या है, P माइनस डेल्टा P है। तो एडिशनल फोर्स लगेगा, और एडिशनल फोर्स लगेगा तो बॉल जो है वो वर्टिकल मोशन जो है वो थोड़ा सा फास्ट करेगी, यानी कि बॉल जो है उसका पाथ जो एज यूजुअल होना चाहिए, ये क्या है, यूजुअल पाथ बॉल का, उसके बजाय बॉल क्या होगी, न्यू पाथ ट्रेस कर। समझ में है? तो बॉल थोड़ी सी क्विकली भी अर्थ पर आएंगी, और उसके साथ साथ में क्या होगा, पोजीशन भी डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंजेस होता है ना, तो बॉल पर बैट पर बॉल अलग जगह गिर जाती है, लग जाती है, और उसके कारण जो है आप निपट जाते हैं। तो इसका एडवांटेज कौन लेते हैं, बॉलर्स। किसका, मैग्नेस इफेक्ट। आया समझ में? अगर कोई स्पिनर है तो उसको पूछना मैग्नेस इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। और नहीं पड़ा तो उसको समझाना कि व्हेनेवर जब हम बॉल को स्विंग करते हैं, स्पिन करते हैं एयर में, और पुरानी बॉल होती है, तो क्या होता है कि बॉल के रोटेशन के कारण जो एयर की लेयर्स हैं वो बिलो द बॉल इंक्रीज हो जाती है, अबोव द लेयर जो है, अबोव द बॉल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके कारण वेलोसिटी ऑफ एयर बिलो द बॉल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अबोव द बॉल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके कारण बर्नौलीज थ्योरम के कारण यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी है, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे वेलोसिटी कम हुई है तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बॉल के अबोव प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा, और नीचे क्या हो जाता है, प्रेशर कम। वो यहाँ पर एक एडिशनल थ्रस्ट देता है बॉल को, और दैट्स वाई बॉल जो है वो अपना यूजुअल पाथ को से डेविएट होकर एक न्यू पाथ को फॉलो करती है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। आया समझ में? एंड द सेम जो चीज है वो कहाँ पर आता है, एरोप्लेन का जो शेप होता है, उसकी विंग्स का जो शेप होता है ना,
उसमें एरोडायनामिक शेप, ठीक है, एयरफॉयल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको भी मैं समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पर एयर स्ट्रीमलाइन में इस तरह से फ्लो हो रही है, ब्लो हो रही है ये एयर, और यहाँ पर एक इस तरह का शेप रहता है विंग्स का, है ना। तो ये इस तरह के एरोडायनामिक शेप के कारण जो प्लेन्स हैं वो लिफ्ट होते। लिफ्ट कब होगी कोई सी चीज, जब उस पर लगने वाला अपवर्ड फोर्स उसके वेट से बड़ा हो या बराबर हो तो उड़ जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर अगर हमारा आड़ेकर जो है वो बहुत तेजी से किसी पहाड़ से दौड़ता है और सोचता है कि मैं उड़ने लग जाऊं, है ना, और वो भागता है तेजी से, मोमेंटम क्रिएट करता है, और जैसे ही एयर में आता है पहाड़ से खुद ही लगाता है तो उड़ने नहीं लग जाएगा। आया समझ में? वो हमेशा के लिए आड़ेकर हो जाए। आया समझ? तो यहाँ पर लेकिन उसने क्या करा कि ऐसे कुछ विंग्स बनाए इस तरह के शेप के, और उससे फिर वो एयर में आएगा तो हो सकता है चिड़िया की तरह उड़ते हुए जो है वो किसी घोंसले में पहुंच जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो स्पेशल इस तरह से इसका स्मूथ शेप होता है ना, इसके कारण क्या होती है कि जो एयर की लेयर्स होती हैं वो लेयर्स जो है वो बैंड हो जाती बेटा, ऐसे। समझा बेटा? आया समझ? यहाँ पर फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v है। यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, p है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, p है। ये पॉइंट a में और ये पॉइंट n है। यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस क्या हो गई बेटा, रेयरर हो। यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। लेट इट इज P1। यहाँ पे प्रेशर P, यहाँ पे प्रेशर P1 हो गया। यू आर अप्लाइंग द बर्नौलीज थ्योरम एट दिस पॉइंट एंड इन दिस पॉइंट, ये सेम ओरिजिन। यहाँ पर सब जगह प्रेशर P और वेलोसिटी V। यहाँ पर तो स्ट्रीमलाइंस बहुत ही ज़्यादा डेंसर हो गई है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। लेट इट इज P2। नीचे का प्रेशर ज़्यादा, ऊपर का प्रेशर कम, तो यहाँ पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ पे थ्रस्ट लगेगा, किसके बराबर, P1 माइनस P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग, वो भी बहुत बड़ा होता है। ये जो फोर्स है, whenever this force is more than what weight of the wings या weight of the object, तो वो क्या हो जाता है, फ्लाई हो। इसीलिए फ्लाइंग हो पाता है। समझ में आया? तो इस तरह से ये जो विंग्स हैं इसमें अगर आप जो अलग अलग फ्लिप्स होते हैं ना उसको भी चेंज करके आप एक्सेलरेटेड भी करते हो, रिटार्ड भी करते हो। मोशन को रोकना होता है तो एकदम है ना वर्टिकल इनको खड़ा कर दिया जाता है, तब जाकर जो है वो रुक जाते हैं। आया समझ में? ये अगर ऐसे विंग्स के साथ उड़ तो जाएगा, लेकिन रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। आया समझ? तो है ना, बिना ट्रेनिंग के मत करना, पहले सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कूदना,
है ना, फिर उसके बाद स्टेप्स बढ़ाना, ठीक है, नहीं तो तू एकदम फाइनल एडवांस में ही कुछ जाएगा, है ना। आ गया समझ में। तो कुल मिलाकर दोस्त ये है एयरफॉइल शेप, ठीक, सेम था पहले का। इन दोनों कंसेप्ट्स पर न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। एंड चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बताएं, प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हुआ एक और एप्लीकेशन। अब मैं एक दो और कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स की बता देता हूँ, वो कल भी मैं डिस्कस करूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हाउसेस हैं, उनकी रूफ जो है वो क्या हो जाती है, फ्लाई कर जाती है, उड़ जाती है ना। इसी एक बार हम लोग क्या कर रहे थे कि सभी स्टूडेंट्स जो रिजल्ट्स आए थे एडवांस के, और वो सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़, है ना, तो एक शूट हुआ, कहाँ पर शूटिंग हुआ, फुटाला तालाब पे। जब वहाँ पे ऐसे स्टेप्स थे और वहाँ पे बहुत अच्छे फ़ोटो आते हैं। अब उस समय क्या है कि एक मैथ्स वाले सर जो है वो 6-7 महीने से ज्वाइन करे, है ना, आशीष आलोक करके, और उन्होंने ज्वाइन करा। अब उस दिन जो है अच्छी खासी हवा चल रही थी, सुबह 6-6:30 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँचना था, क्योंकि सनराइज़ होने के पहले हम लोग सारा फ़ोटोशूट हो जाए। अब उस दिन हवा चली और सब लोग जो है बैठे हैं, है ना, सब अरेंजमेंट हो गया। अब वो सर जैसे ही फ़ोटोशूट हुआ तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से जो हवा चली, तो उनकी यहाँ इसके नीचे जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो गया और उसके कारण उनकी वीक जो है उड़ गई, है ना। उसके पहले तक मैं ये सोच रहा था कि यार 7-8 महीने हो गए, इनके हेयर कट वगैरह जो है वो कभी कराए नहीं, हमेशा एक जैसे ही है। थोड़ा सा तो शक हुआ था, उस दिन वो साफ समझ में आया, है ना। अगले दिन है ना वो सर जो है एकदम, क्या होता है कि यंग एज में पूरे चौपट हो जाते हैं, तपेली, तो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो वो अगले दिन जब आए ना तो बोले कि सर बहुत रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जब इंटरव्यू देने आया था तो मैं उस समय वीक लगा के आया था। फिर अगर मैं जब सिलेक्ट हो गया और उसके बाद में पढ़ाना शुरू करूँगा तो एकदम ऐसा लगेगा कि यार उस समय कुछ और थे, अभी कुछ और हो गए, है ना। इंसान जो है वो फ्री हो जाता है ना। ये अगर अपने खुद के ओरिजिनल होते हैं ना तो ठीक है ना। आ गया समझ में। तो ये जो छत उड़ती है ना, वो छत किसके कारण उड़ती है आपको अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक। सुनिए, ये एक घर है ना, आया समझ में। और ये क्या है, छत, ये दरवाजा, है ना, यहाँ से आप आ जा सकते, है ना, कुछ विंडो से भी आते हैं, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर जिस दिन बहुत तेजी से हवा चलेगी, समझ गया, जिस दिन बहुत तेजी से हवा चलेंगी तो क्या होगा दोस्त, चली, ये एयर आ रही है ना, और जब ये एयर आ रही है तो ये आगे जो है वो क्या होगी बेचारी, ऐसा पाथ फॉलो करेगी। यस और नो, यस और नो, नो। अब ये तीसरा एग्जांपल है बेटा, सेम कंसेप्ट। यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी v, यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v, यहाँ पे प्रेशर p, यहाँ पे प्रेशर p माइनस डेल्टा p। वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर कम। यहाँ पर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट, बाहर का प्रेशर कम। तो जो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है वो क्या करेगा, इस पर एक थ्रस्ट क्रिएट करता है। वो थ्रस्ट जो है अगर इतना सफिशिएंट होता है कि वो वेट ऑफ द रूफ से ज़्यादा होता है तो बेचारी छत जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे गिरी भी पड़ी मिलती है अगर अच्छे से तूफान आता है।
आया समझ में? तो इसीलिए अगर आपको इस तरह के रूम में आप बैठे हो तो आपको पता पड़ेगा कि यार, है ना, ये छत जो है वो यहाँ पे गिर गई, तो उसको बचाने के लिए क्या करोगे? हाँ, छत को पकड़ के बैठ जाओगे, मालूम पड़ रहा तुम भी उसके साथ यहाँ पर आकर खुद भी दब गए। क्या करोगे? क्या करोगे? खिड़कियां ओपन कर दो, बंद कर देंगे। ओके, खिड़की को अगर ओपन कर दिया, दरवाजे ओपन कर दिए, तो क्या होगा? अंदर से भी एयर उतनी ज्यादा वेलोसिटी से जाएंगी, तो यहाँ पर और बाहर प्रेशर क्या होगा? सेम रहेगा, तो अब आपकी छत बच जाएगी। आया समझ में? मिलाकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अब बर्नौलीज थ्योरम जो है मैं शुरू करता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। अगर सेम हॉरिजॉन होगा तो P और V में क्या होगा? अगर प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी। अगर फ्लो की वेलोसिटी सेम है तो प्रेशर बढ़ने पर H कम होगा, यानी कि लिक्विड नीचे जाएगा, और प्रेशर बढ़ने पर लिक्विड ऊपर जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर अगर हम दो पैजेस लेते हैं, ठीक है, और ये दो पैजेस को हम इस तरह से रख रहे हैं, तो दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो क्या है? अनचेंज है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में एयर को ब्लो कराता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? क्या वो एक दूसरे से दूर जाएंगे? अब देखते हैं, ये दोनों ऐसे हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम एयर को ब्लो कराते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। फिर वापिस से कई बार, एक बार क्या होता है कि गड़बड़ हो सकती है, दूसरी बार कंफर्मेशन टेस्ट ले लेते हैं। तो कंफर्मेशन टेस्ट जो है वो ऐसे लिया जाता है ना, कंफर्म करना पड़ेगा, फिर वापस से पास में आ रहे, तो इसका मतलब कंफर्मेशन हो गया। अब इसका कारण क्या है? मान लेते हैं कि ये पुराने 200 के नोट है, यानी 2000 के नोट है ना, अभी उसकी वैल्यू 200 के बराबर ही। तो यहाँ पर अगर मैं बीच में एयर ब्लो करता हूँ तो क्या होता है कि बीच में फ्लो की वेलोसिटी क्या हो गई दोस्त? बढ़ गई, यानी प्रेशर कम हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया, और बाहर जो प्रेशर है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों इन नोटों पर फोर्स लगा रहा है, और उसके कारण ये दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। आया समझ में? सेम थिंग जो है वो कहां पर होती है कि अगर आप प्लेटफॉर्म पर अपनी बुआ को रिसीव करने जा रहे है ना। आया समझ में? प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो, आपकी बुआ ट्रेन से आ रही है, या उसके पहले कोई एक फास्ट मूविंग ट्रेन वहां से गुजर रही है, तो आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा पीछे आ जा, है ना, नहीं तो बुआ से नहीं ऊपर वाले से मिलने चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका कारण ये है कि अगर ट्रेन फास्ट मूव हुई, आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो इन बिटवीन ट्रेन एंड यू, ड्यू टू द फास्ट मूविंग ट्रेन, एयर की वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके कारण यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, और आपके बैक साइड जो है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसलिए आपके बैक साइड जो है एक थ्रस्ट लगेगा, एक फोर्स लगेगा, उसके कारण आप क्या हो सकते हो? टॉपल हो सकते हो। सेम थिंग जो है वो कहाँ पर होती है कि अगर दो शीप्स एक दूसरे के पैरेलल अगर ट्रैवल कर रही है, तो कैप्टन्स को बोला जाता है कि इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करें, अदरवाइज दोनों का कोलिजन पॉसिबल है। द सेम चीज होगी कि यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, तो उन दोनों के बीच में जो लिक्विड या एयर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ट्रेमेंडस लार्ज हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। सराउंडिंग का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो दोनों को एक दूसरे के तरफ लेकर आने के कारण कोलिजन हो सकता है। तो सेम ये तीनों के कंसेप्ट सेम है, तीनों में कंसेप्ट सेम है, चाहे दो कागज रखें या ये रखें। अब इसके बाद में आप लोगों को एक मैंने बुनसेन बर्नर का कंसेप्ट बताया था, तो बुनसेन बर्नर का कंसेप्ट भी जो है ना इसी पर बेस्ड है। बुनसेन बर्नर एक ऐसा apparatus है जिसमें एक फ्लेम को
केमिस्ट्री की लैब में हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं एक रोटेटर से। जैसे घर में जो बर्नर होता है उसमें एक नॉब से हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वैसे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि एलपीजी को डायरेक्टली अगर हमने बर्न किया तो उसका 40% पार्ट जो है वो इवोपरेट होता है विदाउट एनी बर्न, है ना, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, वो वेपोराइज्ड हो जाए, है ना। 100% एलपीजी का यूटिलाइजेशन तब होता है जब हम एलपीजी में प्रॉपर एयर का मिक्सचर करें। एंड इसको मिलाने के लिए टेक्निक जो है वो सिंपल है, बर्नौलीज थ्योरम से इजीली मिल जाता है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक नोजल होती है, एलपीजी को जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत तेजी से, क्योंकि उसके अंदर जब टैंकी के अंदर भरी जाती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में भरी जाती है। तो जैसे ही मैंने टंकी को ओपन करा तो क्या होगा, एलपीजी यहाँ से लीक होगा। किससे, इस नोजल से। आया समझ, इस नोजल से लीक होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, है ना। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब इस जगह का प्रेशर कम है और सराउंडिंग में जो एयर है उसका ब्लो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है, तो यहाँ से एयर का फ्लो क्या होगा, इधर इधर जाएगा। अब ये एयर इस होल से मिक्स होकर जब ऊपर जाएगी तो एलपीजी प्लस एयर मिक्स होने के कारण क्या होगी, अच्छी खासी फ्लेम मिलेगी। और तुझे इस फ्लेम को रिड्यूस करना है, अगर तुझे ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर एक रोटेटर होता है, उसको रोटेट कराते हैं ना, तो ये होल्स का ओपनिंग क्या होता है, कम होता है। होल्स कम हो गए, आगे समझ, होल्स को कंप्लीटली क्लोज कर दिया तो क्या होगा, इस फ्लेम की इंटेंसिटी जो है वह लगभग 50% रह जाती है। तो बाय वी कैन एडजस्ट द फ्लेम बाय दिस रोटेटर, है ना। एंड सेम कंसेप्ट जो है वो कहाँ पे लगता है, घरों के नॉब, एलपीजी। आया समझ में, घरों में जो सिलेंडर होता है उसमें भी आप देखोगे कि नॉब के जस्ट अंदर की तरफ 2 होल्स होते हैं और उसमें भी एयर मिक्स की जाती है, इसलिए आपको प्रॉपर फ्लेम मिलती है। इसके अलावा स्प्रेयर, स्प्रेयर पे भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो स्प्रेयर का फंक्शन क्या होता है कि इसमें एक पिस्टन होता है, वो पिस्टन से हम एयर को ब्लो कराते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोई एक कंटेनर होता है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड का कनेक्शन एक पाइप से होता है। तो ये जो पाइप है इससे तो लिक्विड ऊपर उठेगा नहीं, है ना। लिक्विड कैसे ऊपर उठेगा, जब हम इसके ऊपर कोई फास्ट मूविंग एयर को मूव कराते हैं। अगर यहाँ पर एयर, जब ये पिस्टन में इस पिस्टन को मूव कराएंगे तो यहाँ से एयर बहुत फास्टली मूव होगी। फास्टली मूव होने के कारण क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर क्या होगा बेटा, कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, लिक्विड उठ जाएगा। इसके बाद में एक और एप्लीकेशन है, पिंग पोंग बॉल। आया समझ, ये पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल आप लोग कई बार कुछ वीडियोस वगैरह देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि एक पाइप है, उसमें कोई पानी अभी नहीं बह रहा है, उसके ऊपर एक टेबल टेनिस की बॉल, एक लाइट वेट वाली बॉल जो है वो रख दो, और पाइप को एकदम पानी फ्लो कराओ, तो पाइप से पानी ऊपर अगर ठीक वर्टिकल जाएगा ना, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो बॉल जो है वो कुछ देर तक वहाँ पर ऊपर एयर में क्या करे, डांस करते रहे। आया समझ में। पहले हम लोग जब छोटे थे तो मार्केट में 1-2 रुपए का एक छोटा सा एपरेटस मिलता था जो कि पिंग पोंग बॉल होता था। और ये पिंग पोंग बॉल जो है वो एपरेटस जो है ना वो कैसा होता था, ये ऐसा। ओके, आजकल के बच्चे इसको कुछ दूसरा समझते हैं। आया समझ, ये कोई हुक्का वुक्का नहीं है, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैं ये एक छोटा सा
बकेट जैसा होता है ना। और यहाँ पर से हम क्या करते हैं, एयर को ब्लो कराते हैं। अगर मैं फास्ट मूविंग एयर, एक छोटा सा पतला सा पाइप होता है उसमें ब्लो कराता हूँ, और यहाँ से नोजल से ये जब एयर ऊपर जाती है, नॉर्मली क्या होता है कि ये बॉल ऐसे नीचे अंडर ग्रेविटी पड़ी रहेगी, लेकिन अगर आप फास्ट मूविंग एयर को ब्लो कराओगे तो ये बॉल क्या होगी, ऊपर उड़ जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। और आप एयर लगातार ब्लो कराते रहोगे तो आपको एयर नहीं दिखेगी, लेकिन हवा में एक लटकती हुई, डांस करती हुई बॉल दिखेगी। अब ये बॉल जो है वो होल्ड कैसे रहती है, वहां पर ही कैसे पड़ी रहती है। तो आप क्या करा रहे हो बेटा, यहां से ये एयर ब्लो करा रहे हो, तो बॉल के ठीक नीचे, बॉल के ठीक नीचे क्या होगा, एयर जो है वो ब्लो होती जा रही है। अब यहाँ पर कोई, अगर मैं एक बॉल को मेरे फिंगर पर ऐसे रखूंगा तो वो टॉपल हो जाएगी, लुढ़क जाएगी, लेकिन ये नहीं हो रही। इसके पीछे कोई ना कोई शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ कुछ नहीं है बेटा, कि जब यहाँ से फास्ट मूविंग एयर इसके जस्ट बिलो होती है तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सराउंडिंग का प्रेशर क्या होता है, पी नॉट पी नॉट पी नॉट पी नॉट। चारों तरफ का प्रेशर क्या है, इस बॉल के चारों ओर का प्रेशर पी नॉट है, नीचे का प्रेशर कम है, इस बॉल के नीचे प्रेशर कम है। अब बॉल जो है सपोज कि इधर की तरफ गई तो उधर प्रेशर क्या है, हायर है, और उसके नीचे की तरफ प्रेशर क्या है, कम है। तो वो बॉल को क्या करता है, जब ये थोड़ी सी भी इधर जाती है तो बॉल वापस से इधर आ जाती है, जब वो थोड़ी इधर जाती है तो थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की, समझ में आए। तो बॉल जो है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती। तो हल्की फुल्की बॉल जो है वो थोड़ी सी इधर हल्की फुल्की इधर उधर ऑसिलेशन करती रहती है ऐसे ऐसी, और वो फिर वापस से अपनी जगह पर बनी रहती है एक लॉन्ग टाइम तक। जब आप एयर को ब्लो करा सकते हो तो वो बॉल वैसी है। और ज़्यादा अगर वेलोसिटी से ब्लो कराओगे तो थोड़ी और ऊपर पहुंच जाएगी। आया ना समझ में। तो ये कहलाती है पिंग पोंग बॉल। पहले के जो वो क्या होते थे, वो जिसमें कुछ खिलौने मिलते हैं, किंडर, हाँ किंडर जो है उसमें ऐसी चीज़ें निकलती थी। अभी तो वो पता नहीं कौन कौन से विचित्र प्राणी निकलते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर ये था पिंग पोंग बॉल। अब इसके बाद में आप लोगों को सिखाना जो है वो है साइफन, है ना। तो साई, है ना, साइफन। साइफन का यूज़ जो है हम लोग कब करते हैं, ज़्यादातर नागपुर के लोग, है ना, जब सितंबर अक्टूबर में हम लोगों को कूलर को खाली करना रहता है। अब कूलर की टाकी जो है उसको खाली करना है ना। तो उसमें क्या करेंगे, एक पाइप डालेंगे और दूसरी तरफ से पानी को खींच के वो कंटिन्यू फ्लो होते होते अपने आप निकल जाएगा। तो ये एक बहुत ही सस्ता एपरेटस है जिससे किसी टंकी को हम खाली कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको, इस पे ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है आते हैं, जैसा मैं समझा रहा हूँ आपको ध्यान से समझना है। मान लीजिएगा कि ये टंकी है ना, और इसमें अगर एक पाइप जो है वो हमने डाला हुआ है, ओके, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब जगह क्या है, एक जैसा है, ठीक है। ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक, करेक्ट, ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक। यहाँ पर अगर आप ये एक H1 हाइट है, ये रेफरेंस लेवल है, और यह H2 है ना। अब यहाँ पर अगर इस टंकी को, चाहे वो पेट्रोल की हो
या फिर पानी की हो, है ना। तो इस तरह से पेट्रोल की टंकी जो है उसमें किसी से पेट्रोल लेना बहुत अच्छा लगता है ना। सामने वाला का चेहरा देखो, अगर उसमें थोड़ी देर ज़्यादा होती जाती है तो बेचारे का 100 रुपये लीटर की चीज़ें जो है वो निकलती जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर ये टंकी को खाली करना है तो यहाँ पे लिक्विड का बेटा फ्लो होता रहता है, आया ना समझ। लिक्विड काय में है यहाँ पर, फ्लो में, और वेलोसिटी सब जगह क्या होगी, सेम होगी। सब जगह वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है। तो क्या होगा, v क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द पाइप, है ना। समझ में आया। अब अपने को इसमें जो मैथमेटिकली कंसेप्ट जो है वो समझना है कि साइफन कब कब वर्क करेगा, है ना। उसके लिए काम करना है, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट डिसाइड करता हूँ। ये जस्ट एक पॉइंट हो गया, ये 1, है ना। ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 3, ये पॉइंट हो गया 4, और यहाँ पर पॉइंट हो गया 5। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। एग्जैक्टली क्या होता है कि लिक्विड यहाँ का लिक्विड फ्लो हो रहा है, किधर का, टंकी। तो टंकी का लिक्विड जो है वो कुछ इस तरह से बाहर निकलता जाएगा, इस तरह के फ्लो में। आया ना समझ। कहाँ से लिक्विड कम होता जाएगा, टॉप से धीरे धीरे। तो इधर का लिक्विड इस तरह से मूव हो रहा है, समझ में आया। तो वी कैन अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट 1, inside this is the point 2, this is the point 3, this is the point 4, and this is point 5, this is the point 5 which is in air. तो pressure at point 1 is equal to pressure at point 5 is equal to क्या है, P नॉट। समझ गया, समझ गया। प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड प्रेशर एट पॉइंट 5 इज इक्वल टू क्या है, P नॉट। बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे किस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। बर्नौलीज थ्योरम 2 पॉइंट पर, बर्नौलीज थ्योरम 3 पॉइंट पर, बर्नौलीज थ्योरम 4 पॉइंट पर, बर्नौलीज थ्योरम 5th पॉइंट। ओके, इसको हमने क्या माना, रेफरेंस लाइन। तो बर्नौलीज थ्योरम 1 पॉइंट पर, प्रेशर क्या है 1 पॉइंट पर, प्रेशर है P नॉट, प्लस फ्लो की वेलोसिटी क्या है, ऑलमोस्ट 0 का स्क्वायर। टंकी नीचे गिरेगी लेकिन टंकी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा मान लिया, प्लस रो जी 0, क्योंकि वो रेफरेंस लाइन पर। ओके, समझ गए। 2 पर प्रेशर क्या आया, P, क्योंकि वहां पे लिक्विड फ्लो हो रहा है बेटा। तो 2 पर प्रेशर क्या आएगा, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस 0। समझ में। 3 पर प्रेशर क्या होगा, P3, P3 पर प्रेशर है P3 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H1। 4 पर प्रेशर P4, 4 पर प्रेशर P4 विल बी इक्वल टू P होगा, P4 विल बी इक्वल टू P ही होगा। अभी मैं P4 लिख देता हूं, प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस 0। 5th पर प्रेशर P नॉट,
प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस रो जी एच टू। समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? अगर मैं 1 और 5 को इक्वेट करता हूँ, है ना बेटा, 1 और 5 को इक्वेट करता हूँ, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? तो हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, रो जी एच टू, यानी वी इज इक्वल टू क्या आएगा झोपड़ी के अंदर 2GH2। मजा आ गया? मजा आ गया? आया ना समझ में? यानी यहाँ पर साइफन कितना फनी है कि यह यहाँ पर जो फ्लो की वेलोसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ H1। H1 पे डिपेंड नहीं करता है कि आप उसको कितना भी ऊपर ले जाओ, लेकिन एक लिमिट में वो भी समझ में आएगा कि H1 पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस टंकी के टॉप मोस्ट लेवल से ये पाइप जितना नीचे की तरफ रहेगा उतना ज़्यादा फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा। समझ में आए? ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन H2, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ H1। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना है, मैंने डिराइव कर दिया, मैं कोई अपने को ऐसा जादू से करके नहीं बताया कि ये मैजिक है। V इज इक्वल टू √2GH2 इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। अगर H2 शून्य होगा ना, इसके ऊपर अगर आप लेंगे पाइप रखोगे तो क्या होगा, साइफन है ना, सच में बेकार हो जाए। समझ में आया? तो टंकी से पेट्रोल निकालना है तो नली को लेवल, पेट्रोल लेवल से थोड़ा सा नीचे ले जाओ। आया समझ में? और फटाफट ले जाना है तो वो नीचे वाली पाइप की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए? तो एक तो ये रिजल्ट आया। दूसरा यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट जो है कि मिनिमम प्रेशर कहाँ पर होना चाहिए, मिनिमम प्रेशर कहाँ पर होना चाहिए, P3। मिनिमम प्रेशर कहाँ होगा, P3। आप लोगों ने जैसे वो पढ़ा था ना कि एक कौन सुपरमैन 11 पॉइंट कि 10.2 मीटर की स्ट्रॉ से ही पानी पी सकता है, उसके ऊपर नहीं। तो वैसे यहाँ पर देखो देखो देखो, जितना तुम H1 बढ़ाओगे V तो फिक्स हो गया, V के बारे में कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या है, H1 है, तो H1 बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि साइफन विल नॉट वर्क। आया ना समझ में? तो यहाँ पर P3 की मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। आया ना समझ में? तो P3 की वैल्यू अगर 0 हो सकती मिनिमम, तो क्या देगा ये, H1 के बारे में अपने को देगा। समझ में आया ना? समझ में आया ना? तो कुल मिलाकर अब मैं इसको किसके साथ ले जाऊंगा, P3 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू क्या कर दिया, P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर माइनस रो जी H2। गॉट इट? ये कैंसिल, तो P3 की वैल्यू अगर मैंने 0 सब्सटीट्यूट कर दी, अभी अभी मैं क्या लिख सकता हूं, P3 प्लस रो जी H1 प्लस H2 इज इक्वल टू क्या आ गया, P0 आ गया। आया ना समझ? इन दोनों का सम रो नॉट के बराबर है। P3 की कुछ न कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो, यानी क्या आएगा इससे रिजल्ट इससे रिजल्ट क्या आएगा, इससे एक रिजल्ट यह आ जाता है
कि H1 प्लस H2 should be less than or equal to P नॉट अपॉन rho g। और P नॉट अपॉन rho g अगर ये वाटर के लिए है ना, तो P नॉट अपॉन rho g की वैल्यू क्या आती है? 10.2 आती है। H1 प्लस H2 इज द टोटल H, है ना, रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर उठे और कितना नीचे गए। तो H1 प्लस H2 शुड बी लेस देन what? P नॉट बाय rho g फॉर वर्किंग ऑफ साइफन, साइफन के वर्क करने के लिए। तो देर आर टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। आया ना समझ? वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2gh2 and h1 plus h2 should be less than or equal to p नॉट बाय rho g। p नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 5 होती है। रो वाटर के लिए 1000 होगा और जी की वैल्यू 9.8 होगी। सो इट्स वैल्यू इज अराउंड 10.2 मीटर इन द केस ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? ओके। अब उसके बाद में ये साइफन भी खत्म हो गया। मैंने एक रिएक्शन फोर्स का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, है ना। रिएक्शन फोर्स क्या होता है? रो वी स्क्वायर ए, यानी ए वी स्क्वायर रो, है ना। आया ना समझ? ए वी स्क्वायर रो, यानी फार्मूला है वी स्क्वायर रो नहीं है, नहीं तो तुझे ऐसा लगेगा ए, है ना, वी स्क्वायर। इसलिए रो वी स्क्वायर ए भी अच्छा लगता है। अब सुनिए, हम लोग एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा है ना, कि अगर अगर कोई एयर बबल हम बना रहे हैं, सोप बबल हम बना रहे हैं, तो सोप बबल हम किससे बनाते हैं? सोप सॉल्यूशन में एक पाइप डालते हैं। सपोज एक स्ट्रॉ ली है मैंने और वो स्ट्रॉ को डाला किसमें? सोप सॉल्यूशन। और इधर से हम फिर एयर ब्लो कराएंगे तो वो सोप सॉल्यूशन का लिक्विड जो है वो काय में बदलता जाएगा? बबल्स में। और वहाँ से बबल्स जो है वो कंटिन्यूशन में देखता होगा तू कि एक पर्टिकुलर रेडियस का बबल होने के बाद में वो सेपरेट होता है ऑलमोस्ट। तो रेडियस ऑफ द बबल जो किसी सोप बबल के फॉर्मेशन में सेपरेट होता है उसकी रेडियस क्या है? फिक्स। समझ में आया? वो रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर आप, है ना, एयर को तेजी से ब्लो कराओगे तो क्या होंगे? छोटे छोटे बबल्स सेपरेट होंगे। और अगर एयर को स्लोली स्लोली ब्लो कराओगे उस पाइप में तो बबल्स बड़े बड़े सेपरेट हो। आया ना समझ में? कई बबल्स तो ऐसे रहते हैं जिसके अंदर इंसान भी जाके बैठ सकते, सो बबल्स, है ना। आया ना पांडे, पान से होकर ऐसे बबल्स के अंदर। तो कुल मिलाकर रेडियस ऑफ सोप बबल, है ना। अब कंसेप्ट ये है, व्हेन एयर इज ब्लोन with velocity v through a pipe of radius r। समझ में आया? एक पाइप है जिसकी रेडियस r है, उसके अंदर से हम एयर को ब्लो कराते हैं विथ वेलोसिटी v। सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या है? T। सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन क्या है? T। समझ में?
गॉट इट? तो दिस इज द पाइप, यहां से तू क्या कर रहा है, ये एयर ब्लो हो रही है कितनी वेलोसिटी से बेटा, v वेलोसिटी, समझ गया? एयर ब्लो हो रही है v वेलोसिटी से। इस पाइप की रेडियस क्या है, कैपिटल R। रेडियस ऑफ सो बबल कितनी है, स्मॉल r। समझ में आया? तो जब मैं एक पाइप में एयर ब्लो करा रहा हूं, उसमें ये बबल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर रेडियस का आने के बाद में ये सेपरेट होकर बाहर निकलता है, फिर नया बन जाता है। इस तरह की सिचुएशन होती है। अब यहां पर इसको समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेडियस है स्मॉल आर, ये रेडियस है कैपिटल आर, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसा लगेगा, इधर और इधर। ये क्या लग रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये कैसे लगता है, टेंजेंशियल। ये किसके परपेंडिकुलर लग रहा है बेटा, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। गॉट इट? तो यहाँ पे ये टी टी, ये टी टी, जैसे एक पाइप है, ये पाइप की रेडियस है कैपिटल आर, और उस पर टी 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 ऐसा लग रहा है। अब ये टी 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 के कंपोनेंट्स आएंगे। देखो इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये एंगल थीटा होगा। तो टी का ये कंपोनेंट क्या आएगा, टी कॉस थीटा, और टी का ये कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। सेम हियर, ये एंगल थीटा होगा तो टी का ये कंपोनेंट क्या होगा, और टी का ये कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। तो यहां पर क्या कंसेप्ट आ रहा है, टी कॉस थीटा, ये क्या कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ये पूरे के पूरे पाइप में किधर की तरफ एक्टेड है, इधर की तरफ। टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा क्या होंगे, यहां पर एडेड होंगे, है ना? तो नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण जो नेट फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल फोर्स क्या होगा, टी साइन थीटा इंटू लेंथ। लेंथ कितना है, 2 पाई आर, क्योंकि इट इज एक्टेड ओवर द लेंथ 2 पाई आर। पेरीफेरी पर एक्ट हो रहा है पाइप की, है ना? एंड देयर आर 2 फ्री सरफेस, तो इंटू 2, क्यों, क्योंकि क्या है, 2 फ्री सरफेस किसकी, सो बबल की। सो बबल, एक बाहर की तरफ एयर है और एक अंदर की तरफ भी एयर है, तो 2 फ्री सरफेसेस है, तो इंटू 2। तो दिस इज द व्हाट, द फोर्स विच एक्ट इन दिस डायरेक्शन। जब एयर यहां से ब्लो हो रही है पाइप में, है ना, तो रिएक्शन फोर्स, जैसे अगर मान लो मैं च्युइंगम से बबल बनाता, मेरे को एयर इधर ब्लो कराऊंगा, तो मेरे मुंह पर या मुझे जो रिएक्शन फोर्स निकलेगा वो किधर निकलेगा, रिसीड होगा इधर। जब मैं पाइप से एयर ब्लो करा रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा, ये आएगा रिएक्शन फोर्स। तो यहां पर रिएक्शन फोर्स ड्यू टू एयर ब्लोन, हवा के बहने के कारण रिएक्शन फोर्स कितना होगा, वो क्या होता है, ए वी स्क्वायर रो। ए की जगह क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, तो कुल मिलाकर यहां पर जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है ना, तब जाकर वो बबल सेपरेट होगा। तो बबल
विल सेपरेट। कब सेपरेट होगा? जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। ओके, आया ना समझ में? अब मैं पहुंच जाता हूं बेटा ऊपर। अब नेट फोर्स ड्यू टू दिस इज व्हाट 4 पाई आर टी साइन थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर रो। पाई आर से पाई आर गया, यस और नो? यस और नो? यस यस। 4t साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हिपोपोटेमस। परपेंडिकुलर है आर, हिपोपोटेमस कितना है? परपेंडिकुलर है कैपिटल आर, ये आर। समझ गया? नहीं समझा? 4t साइन थीटा इज इक्वल टू आर वी स्क्वायर रो। आर आर है ना, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4t अपॉन वी स्क्वायर रो। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द बबल, है ना, 4t। इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। सरफेस टेंशन t सोप सॉल्यूशन का क्या होता है? 49 पर सेंटीमीटर, है ना, v स्क्वायर। तो हायर इज द वेलोसिटी, लोअर इज द रेडियस। शुरुआत में बताया था, अगर तुझे बबल की रेडियस ज़्यादा, रेडियस का बबल बनाना, तो आज आप घर जाकर इस तरह से पाइप से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। सर्फ एक्सेल का डिटर्जेंट का सोप सॉल्यूशन बनाओ, एक पाइप लो, वो पाइप से एयर ब्लो कराओ। अगर धीरे धीरे एयर को ब्लो कराओगे तो क्या होगा? बबल की रेडियस बढ़ती जाएगी, बड़े बड़े रेडियस का बबल बनता जाएगा। तो ये 40 अपॉन वी स्क्वायर रो इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।